Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice. Lesson number 16. The Little Girl, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 16 और आज हम बात करेंगे द लिटिल गर्ल के पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था उसका खुलासा मैं बताना चाहूँगा ताकि आपके जहन में सारी चीज़ें वापस आ जाएं। खुलासा ये है कि एक छोटी सी बच्ची है और उसका ख्याल ये होता है कि उसके वालिद साहब बहुत सख्त है, उसके वालिद साहब उससे मोहब्बत नहीं करते हैं और उसे प्यार नहीं मिलता है। अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा डरती रहती है। ठीक है, तो एक दिन ऐसा होता है कि इसकी दादी जान जो होती हैं वो उसे कहते हैं कि आपके वालिद साहब की जो है पैदाइश का दिन आने वाला है, तो ऐसा करो आप उनके लिए कोई बेहतरीन सा तोहफ़ा बनाओ और उसको पेश करो उनकी खिदमत में, वालिद साहब की। तो बच्ची सोचती क्या बना जाए, तो दादी जान ने उससे ये कहा था कि आप एक खूबसूरत सा तकिया बनाओ। ठीक है, पीले रेशम का अच्छा सा वहाँ से लेकर के रेशम का तकिया अच्छे से बनाओ। तो बच्ची जो है बनाती है और उसके 2-3 सिरों को यानी 3 जानिब को सिल देती है। अब बात आती है कि उसमें क्या भरा जाए, क्योंकि तकिए में जो खोल होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है, तो वो सोच रही होती है कि इसमें क्या भरा जाए। ओके, तो इसलिए फिर वो रूम में जाती है और ढूंढती है इधर उधर। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि जो है घर में जो है टेबल पर कागज़ के टुकड़े रखे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर जाती है और उसको वो उठा लेती है कागज़ को और फिर उसको फाड़ देती है अच्छे से और फिर उस खोल में उसको डाल देती है। अब वालिद साहब, शाम होती है, वालिद साहब देखते हैं कागज़ नहीं मिलता है तो शोर मच जाता है और वालिद साहब ढूंढ रहे होते हैं वो जो कागज़ था उसमें इनकी स्पीच लिखी हुई थी। काफ़ी परेशान थे सारे, पूरे घर की तलाशी ली गई और यहाँ तक कि जो घर में खादिम थे, जो काम करने वाले थे, उनसे भी पूछा गया, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चल सका कि आखिर ये कागज़ कहाँ गया। अब फिर यहीं पर कहानी हमारी पहले हिस्से की ख़त्म होती है। राइट, अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये दूसरा हिस्सा। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का ये दूसरा हिस्सा और पहले हम इस हिस्से को लेंगे। इसमें क्या बात चल रही है, इसमें कह रहे हैं कि केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी देम सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया को बुलाते हैं। आई सपोज, इससे पहले आप अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ उसके कमरे में दाखिल हुई थी, तो इसलिए आई सपोज का मतलब होता है मानना। ओके, तो आई सपोज को यहाँ पर कह सकते हैं ख्याल करना, मेरा ख्याल है। आई सपोज का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा मैं सोचती हूँ, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे बोलेंगे, केजिया आई सपोज मेरा ख्याल है
यू डिड नॉट सी कि आपने नहीं देखा, सम पेपर्स कागजात को, ऑन अ टेबल मेज पर, कहाँ से, इन अवर रूम हमारे रूम में। ओके, तो हमारे रूम में टेबल पर आपने कागजात को नहीं देखा। ओके, तो ये बज़ाहिर एक जुमला लग रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर उनको शक हो गया था वालिदा को, तो इसलिए वो उसके पास गई। ठीक है कि हम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, सवालिया अंदाज में पूछते हैं, लेकिन कहना होता है कि तुमने ही ये काम किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि तुमने ही देखा, तुमने कुछ ना कुछ किया है। तो यहाँ पर वही कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं। गरचे लफ्ज़ी तर्जुमा कुछ और हो रहा, बट जो माना निकल कर आ रहा वो यही आ रहा है। गरचे इसमें सवाल है, बट वो कह रही हैं कि मैं मानती हूँ कि तुमने नहीं देखा, यानी तुमने ही कुछ ना कुछ किया, क्योंकि हमने हर जगह जांच कर ली है, सारे घर की तलाशी ले ली है, पूरे घर को हमने देख लिया है, यहाँ तक कि हमने खादिमों से भी पूछ लिया, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये कि तुमने ही कुछ ना कुछ किया होगा। ओके, उसके बाद कह रहे हैं ओ यस, अरे हाँ, शी सेड, उसने कहा, यानी केजिया ने कहा। क्या कहा? आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। आई टोर देम अप, मैंने उन सबको फाड़ दिया। किस लिए? फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए। सरप्राइज का मतलब आप अचानक कोई चीज़ पेश करते हैं ना, सरप्राइज बोलते हैं। तो यहाँ पर वही है, तोहफे के माने में ले सकते हैं कि जो है मेरा जो तोहफा था बेहतरीन, उसके लिए मैंने उनको फाड़ दिया। ओके, व्हाट, क्या? स्क्रीम मदर, अम्मी चीखी चिल्लाई। ओके, यानी बुलंद आवाज़ में अम्मी ने कहा क्या। तो चीखना भी आप कह सकते हैं, बुलंद आवाज़ में भी आप कह सकते हैं। अम्मी ने बुलंद आवाज़ में कहा क्या। उसके बाद क्या कहा अम्मी ने? कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आओ। कम स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधे। कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आओ। कहाँ पर? टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में। दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है फौरन। दिस इंस्टेंट का मतलब इस फौरन, यानी फौरन के फौरन। तो यहाँ पर वो वालिदा ताकीद पैदा कर रही कि फौरन के फौरन नीचे डाइनिंग रूम में आओ। यहाँ पर ये माना है सीधे। ओके, आगे है एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, और उसे घसीट कर लाया गया, क्योंकि मामला गंभीर हो गया था। तो शी वॉज ड्रैग्ड, ये पैसिव वॉइस है, उसे घसीटा गया था, डाउन नीचे, यानी उसे घसीट कर नीचे लाया गया। कहाँ पर? टू वेयर, वहाँ जहाँ। वेयर का मतलब जहाँ होता है वहाँ भी होता है, कहाँ भी होता है। ओके, सो एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, कि उसे घसीट कर लाया गया था, वेयर जहाँ। फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, ये सब्जेक्ट बन रहा है। ओके, पेस का मतलब होता है कदम रखना, टू एंड फ्रो का मतलब आगे और पीछे। ओके, तो वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ वालिद साहब आगे पीछे चल रहे थे, चूँकि मामला गंभीर था। और आप देखते हैं कि इस तरह की जब हालत होती है तो घर के जो बड़े होते हैं वो चलते रहते हैं ना, आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर वही सीन बयान कर रहे हैं। पेस का मतलब कदम रखना। तो जहाँ वालिद साहब आगे पीछे घूम रहे थे, परेशान थे, और किस हालत में थे? हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके जो हाथ थे वो उनकी पीठ पर थे। यानी जब इंसान गुस्सा होता है, अगर आप देखें अपने घर का माहौल, तो इंसान जो है, खासकर वालिद साहब किसी चीज़ को लेकर गुस्सा होते हैं तो हाथ अपने हाथ को अपनी कमर पर रख लेते हैं और चलते रहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है। ओके, आगे क्या हुआ? वेल, ठीक है। ही सेड शार्पली, उन्होंने सख्त भरे अल्फाज में कहा। शार्प का मतलब होता है तेज धार वाला, शार्पली का मतलब सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, यानी सख्त लहजे में उन्होंने कहा। ठीक है। मदर एक्सप्लेन्ड, वालिदा ने वजाहत की। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उन्होंने बच्ची को घूर कर देखा। ओके, स्टेयर का मतलब घूरना या घूर कर देखना। तो वो रुक गए और बच्ची को घूर कर देखा, यानी वालिदा ने बता दिया सारा कुछ, तब वो रुक गए सुनते ही। उसके बाद क्या हुआ? डिड यू डू डैट, क्या आपने ऐसा किया? आसान सा जुमला है। नो, शी विस्पर्ड, नहीं। वो, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना ना, धीमी आवाज में जब बात करते हैं, काना फूसी करने के माने में होता है। लेकिन यहाँ पर आप फुसफुसाने के माने में भी आप ले सकते हैं कि वो फुसफुसा कर बोली नहीं।
ओके, क्योंकि डरी हुई थी। हालांकि इसी ने किया था, लेकिन वालिद साहब के सामने उसने इस तरह बात की, क्योंकि ऐसा होता है जब डर जाते हैं तो ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये बात हुई। आगे चलते हैं, आगे हम इतने हिस्से को लेंगे। आगे मदर अम्मी गो अप टू हर रूम, आप जो है ऊपर इसके रूम में जाएं, इसके कमरे में जाएं। एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और उस बकवास चीज़ को लेकर आए। डैम का मतलब होता है मालून, लेकिन डैम बकवास के माने भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, सो मदर अम्मी गो अप टू हर रूम, आप इनके कमरे में जाएं। एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और उस बकवास चीज़ को लेकर आए। सी देखें डैड द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस स्टेंट, कि देखें डैड की द चाइल्ड्स पुट टू बेड, कि पुट टू बेड का मतलब होता है सुलाना किसी को। ओके, और तो आगे करें सी देखें डैड की द चाइल्ड्स पुट, की बच्ची को सुलाना, टू द बेड बेड पर, दिस स्टेंट अभी, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं इसको जाकर अभी सुला दो। ओके, अम्मी आप उसके इसके कमरे ऊपर जाएं और उस बकवास चीज़ को लेकर आएं और देखें कि क्या इसका बिस्तरा रेडी है कि नहीं है, इसको अभी सुला दे, फौरन के फौरन, ये माना यहाँ पे। ओके, आगे क्या हुआ, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ये हाल बयान कर रहे हैं। ओके, क्राइंग रोते हुए, टू मच बहुत ज़्यादा, टू एक्सप्लेन बयान करने के लिए। तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा रोते हुए, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसको उर्दू में जब लाएंगे तो कहेंगे वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इस हालत में शी ले इन द शेडोड रूम, वो जो है छांव वाले रूम में चली गई। शेडो का मतलब बना होगा कुछ घर के अंदर, ठीक है, छांव वाले, अंधेरा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि रात हो रही थी। ओके, तो वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इस हालत में शीले इन द शेडोड रूम, वो सायेदार कमरे में या अंधेरे जहाँ था उस कमरे में गई, वहाँ पर लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, किस हालत में, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी को देखते हुए, यानी रूम में गई थी और शाम ढल रही थी और रोशनी को देख रही थी। किस हालत में रोशनी, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, ये इसका जो ताल्लुक है इस हिस्से का, ये लाइट से, इवनिंग लाइट। तो वो शाम की रोशनी को देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न, वो शाम की जो लाइट थी, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न, वो बना रही थी एक जो है उदास छोटा खाका, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर। तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि शाम की रोशनी जो है फ्लोर पर, फर्श पर एक उदास नुमा खाका बना रही थी, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन माना क्या है, यानी कि जो है सूरज की रोशनी ढल रही थी और जो है उसके अंदर, बच्ची के अंदर मायूसी सी छा रही थी, ये माना आप कह सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, देन फादर केम इनटू द रूम, फिर वालिद साहब कमरे में आए। विद अ रूलर इन हिज हैंड, किस हाल में, अपने हाथों में एक छड़ी, रूलर का मतलब जो नापने का होता है, आप छड़ी भी कह सकते हैं, रूलर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो वालिद साहब उसके कमरे में हाथों में छड़ी लेकर या रूलर लेकर आए, ठीक। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, असल में ही सेड आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ये है। तो ही सेड, उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसकी वजह से तुम्हें मारूंगा, या तुम्हें मारने जा रहा हूँ, या आपको मारने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग का आप जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं उस वक्त भी जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं। जैसे मैं खाने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं, बल्कि आप खाने का अमल शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही है, आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें आपको मारूंगा, या आपको मारने जा रहा हूँ, या आपको मारने वाला हूँ, फॉर दिस, इसकी वजह से। तो लिए का मतलब, फॉर का मतलब लिए भी होता है, लिए का मतलब वजह, सो फॉर दिस, इसकी वजह से। ही सेड, उन्होंने कहा। ओके, ओ नो नो, अरे नहीं नहीं नहीं, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, हाइड का मतलब छुपना, अंडर द बेड क्लॉथ यानी कि बिस्तर के कपड़े के अंदर छुपते हुए। ओके, सो हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बिस्तर के या चादर के अंदर छुपते हुए, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाकर बोली, क्या, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड,
तो उन्होंने वालिद साहब ने उन चादरों को यानी बेड क्लॉथ्स को हटा दिया, अलग एक तरफ कर दिया। चूँकि बेड में जो चादर होती है वो मतलब नीचे भी कुछ हिस्सा होता है ना, तो चादर बड़ी हो जाती है तो छुप जाते हैं बच्चे उसमें, या हम खुद अगर ओढ़ लें तो उसके अंदर छुप जाएंगे। तो उन्होंने उसको हटा दिया वहाँ से। ही पुल्ड देम असाइड, कि वालिद साहब ने उन चादरों को अलग कर दिया। पुल्ड का मतलब खींचना, असाइड का मतलब अलग, अलग खींचना मतलब खींचकर अलग कर दिया, एक तरफ रख दिया। ओके, सीट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने हुक्म दिया कि उठक बैठक करो। सिट अप का मतलब उठना बैठना, उठो बैठो, यानी एक सजा होती है, आप जानते हैं, अप डाउन करना। और सिट अप एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, तो यहाँ पर सिट अप का दोनों माने हो सकते हैं कि उठकर बैठ जाओ। सिट अप का मतलब उठकर बैठ जाओ भी हो सकता है, या अप डाउन करना भी ना, पहले खड़े होना फिर बैठना। आपने भी किया होगा, मदरसे में खास करके होता है, मतलब मकतब में, है ना, मैंने भी किया है। ओके, तो सिट अप उठकर बैठ जाओ, या लेकिन ज़्यादा अच्छा तर्जुमा लग रहा है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उठकर बैठ जाओ, क्योंकि छुपी हुई थी तो ऊपर आने के लिए बोला होगा, ऊपर आकर बैठ जाओ उठकर। ये ऑर्डर उन्होंने कहा। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, आउट का मतलब बाहर, अपने हाथों को बाहर पकड़ो मतलब अपने हाथ बाहर लाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, यू मस्ट बी टॉट ये पैसिव वॉइस है, यू मस्ट बी टॉट कि आपको ज़रूर सिखाया जाना चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल ये पूरा मिला करके हमेशा हमेश के लिए। वंस एंड फॉर ऑल इसका मतलब होता है हमेशा हमेश के लिए, ये इस तरह से फ्रेज है, इसको इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, कि आपको हमेशा के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। किस चीज़ का? नॉट टू टच, उस चीज़ को ना छूने का। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जिसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ रखना, रिश्ता रखना, यानी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको हमेशा के लिए एक ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि आप किसी ऐसी चीज़ को कभी ना छुएं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपका कोई नाता नहीं है, जो आपसे मुताल्लिक़ नहीं है। ओके गाइस, तो इस हिस्से में इस चीज़ को लेकर के बात की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और अगले हिस्से को लेते हैं, जिसमें क्या बात हो रही है। कह रहे बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपकी जो है पैदाइश के दिन के लिए था। ओके, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तो असल में ये है कि द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स केम डाउन, ये लफ्जी तर्जुमा होगा इसका कि द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, की छड़ी जो थी या जो रूलर था उसके नन्हे मुन्ने या छोटे गुलाबी हथेलियों पर नीचे आए, यह तर्जुमा हुआ। यानी उसकी पिटाई हुई, ये माना है, वालिद साहब ने उसको मारा। ओके, आवर्स लेटर, घंटों के बाद, यानी कुछ दिनों, कुछ देर बाद, घंटों बाद मतलब आप कह सकते हैं कुछ देर बाद। When grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने उसको, रैप का मतलब होता है लपेटना। ओके, जब उसको लपेट दिया इन अ शॉल, एक शॉल में, तो कुछ देर बाद या कई घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको शॉल में लपेटा, एंड रॉक्ड हर, और उसे जो है प्यार किया या उसे थपथपाया, इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर एक तरह की कुर्सी होती है, अगर आप इसको नेट पे ढूंढेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये इस टाइप की होती है कि इसको अगर आप आगे पीछे होते हैं ना तो कुर्सी भी आगे पीछे होती रहती है। ठीक है, ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, या बूढ़े भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी आप आगे की तरफ झुकेंगे तो कुर्सी भी आगे झुक जाएगी, पीछे की तरफ झुकेंगे तो पीछे भी झुक जाएगी। और इसका इस्तेमाल बच्चों को हरकत देने के लिए करते हैं, जैसे बच्चे रोने लग जाएं तो आप कुर्सी को आगे पीछे कर लेंगे तो हो जाता है। बूढ़े लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रेश होने के लिए। यानी इसके कई सारे इस्तेमालात हो सकते हैं। तो अगर आप नेट पे देखेंगे तो रॉकिंग चेयर लिख के वहाँ पर आ जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो रॉकिंग चेयर में उसको बिठा करके उसे प्यार जतलाया।
तो जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट दिया और रॉकिंग चेयर में बिठा करके उसे प्यार जतलाया। द चाइल्ड क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। तो जो बच्ची थी, क्लिंग का मतलब होता चिपकना, तो जो बच्ची थी छोटी वो चिपक गई टू हर सॉफ्ट बॉडी, उनके जो है नर्म जिस्म से। ओके, तो ये माना हुआ इसका। आगे क्या हुआ? व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब है सिसकना। ओके, तो शी सॉफ्ट, उसने सिसक कर कहा। क्योंकि यहाँ पर वो सिसकी अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन चूंकि एक बात वो कह रही है तो उसने सिसक कर कहा ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्या कहा? व्हाट डिड, व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए, क्यों कर, क्यों, किस वजह से, तो कुछ भी तर्जमा कर सकते हैं। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि अल्लाह ताला ने अब्बुओं को, यहाँ पर होगा अब्बुओं को, लेकिन अब्बू को क्यों बनाया है? यानी अब्बा की जो नौइयत है, जो इंसानी शक्ल में अब्बू हैं, इनको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, क्यों बनाया है, ये माना है। ओके, आगे क्या हुआ? हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग। डार्लिंग का मतलब प्यारे। ओके, प्यारी। ओके, तो हियर इज अ क्लीन हैंकी, यहाँ ये लो। हियर इज का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, यहाँ पर है एक सफ़ेद दस्ताना। डार्लिंग मेरी प्यारी, यहाँ पर एक सफ़ेद दस्ताना है मेरी प्यारी, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन क्या माना होगा कि ये लो, हियर इज का मतलब ये लो क्या, क्लीन हैंकी एक जो है सफ़ेद दस्ताना, डार्लिंग प्यारी। ब्लो योर नोज, ब्लो का मतलब होता है फुलाना, लेकिन यहाँ पर ब्लो द नोज का मतलब होता है नाक साफ करना। ओके, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, सोने जाओ। गो टू स्लीप का मतलब सोने जाओ। पेट का मतलब, पेट का मतलब होता है पालतू, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप प्यारी के माने में इसको ले लेंगे। ओके, गो टू स्लीप पेट, प्यारी अब सोने चली जाओ। ओके, गो टू स्लीप जाओ सोने के लिए, यानी अब सोने चली जाओ पेट प्यारी। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आसान सा जुमला है। यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे, ऑल ये सब के सब, अबाउट यानी इन सब के बारे में, इन द मॉर्निंग सुबह में, सुबह में भूल जाओगे, अभी सो जाओ सुबह भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, कि मैंने वालिद साहब से वजाहत करने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास थे, टू लिसन सुनने के लिए, टू नाइट रात को। तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि वालिद साहब रात को सुनने के लिए बहुत उदास थे। लेकिन इसमें लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होता, ये आपकी अंग्रेज़ी की ताबीर है। इसको जब उर्दू में लाएंगे तो आप इसको इस माने में लेंगे कि वो इतने ज़्यादा उदास थे कि वो सुन नहीं सकते थे, सुनने के लायक नहीं थे, वो सुनना नहीं चाहते थे। टुनाइट रात को। ओके, ये माना है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, कि मैंने वालिद साहब से वजाहत करने की कोशिश की, बतलाना चाहा, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो रात को इतने ज़्यादा उदास थे कि वो सुनने के काबिल नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा उदास थे, वो कुछ सुनना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर ये माना हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। कि हम इतने हिस्से को लेते हैं, कह रहे हैं कि बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली, यानी उसे ये याद रहा। आसान सा जुमला है। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सॉ हिम, उसने उन्हें देखा। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक and a red color flew into her cheeks. So next time, अगली दफ़ा या अगली बार कह सकते हैं, she saw him, so उसने उन्हें देखा। she quickly put both hands behind her back, तो उसने जल्दी से, put both hands, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को रख लिया, behind her back, अपने पीछे, यानी पीछे छिपा लिया हाथ को, क्योंकि हाथ पे पिटाई हुई थी उसकी, इसलिए यहाँ पर उसने जो है अपने हाथों को पीछे कर लिया। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और लाल रंग उसके गालों पर उड़ गए। फ्लाई फ्लू, ओके, यानी कि उसका चेहरा या उसके गाल सुर्ख हो गए, ये माना है। ओके, द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर,
अब यहाँ तक बात होगी, आगे बात कर रहे हैं। द मैकडोनल्ड लिव्स नेक्स्ट डोर, कि एक आदमी थे जिनका नाम मैकडोनल्ड्स था, वो नेक्स्ट डोर का मतलब अगले दरवाजे पे रहते थे, यानी कि पड़ोस में रहते थे। नेक्स्ट डोर का मतलब आपके घर के अगला डोर यानी आपका पड़ोसी। ओके, तो अगर आपको कहना हो ये मेरे पड़ोसी, तो आप कह सकते हैं ही लिव्स नेक्स्ट टू माई डोर, नेक्स्ट माई डोर। तो यहाँ पर वही है, द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, कि जो है मैकडोनल्ड्स जो है रहते थे उसके घर के आगे, यानी मैकडोनल्ड्स उसके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके जो है 5 बच्चे थे। तो यहाँ पर मैकडोनल्ड्स इन्होंने माँ बाप को लिया इसलिए इसका इजाफा कर दिया है, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening। कह रहे लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस का मतलब जो बाउंड्री होती है घर की, बाड़ जिसे कहते हैं, उसमें गैप होता है ना, मतलब अलग अलग डिजाइनिंग होती है उसमें, है ना, अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि बाड़ के या बाउंड्री के अंदर जो जगह थी, थ्रू उसके जरिए से, लुकिंग देखते हुए। ओके, सो लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, यानी बाड़ के अंदर जो मौजूद खला था उसके जरिए देखते हुए। द लिटिल गर्ल saw them, कि छोटी बच्ची ने उन्हें देखा। प्लेइंग टैग, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। क्या कैसे देखा? प्लेइंग टैग, टैग एक तरह का खेल है, एक तरह का खेल है। प्लेइंग टैग, टैग खेलते हुए इन द इवनिंग, शाम में। और क्या देखा? द फादर विद द बेबी, जो वालिद साहब थे वो बच्चे के साथ, माऊ जो कि जिसका नाम माऊ था, ऑन हिज शोल्डर्स, जो है माऊ उनके कंधे पर था, यानी उसने जो है वालिद साहब को भी देखा जो अपने बच्चे के साथ थे, और जो जिसका नाम माऊ था, और वो बच्चा कहाँ पर था? उनके कंधों पर था। और उसने क्या देखा? 2 लिटिल गर्ल्स, उसने 2 छोटी बच्चियों को देखा। किस हालत में देखा? हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, हैंगिंग ऑन पकड़े हुए, ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उनका जो कोट था उनमें जो जेब होती हैं उनको पकड़े हुए, उनसे लटके हुए। उसने 2 छोटी बच्चियों को देखा कि वो उनका जो कोट है, जो कोट पहने हुए थे, उनमें लगी जेबों के साथ वो लटकी हुई थी पकड़कर। रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, वो दौड़ रही थी। बच्चे यहाँ पर आईएनजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तर्जुमा करेंगे, दौड़ रही थी, राउंड एंड राउंड, गोल गोल। कहाँ पर? द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स का मतलब होगा फूल की क्यारी, फूल की क्यारियों के चारों तरफ वो जो है लटके हुए दौड़ रही थी। और क्या कर रही थी? शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंसी की मारे हिल रही थी, यानी खिलखिला रहे थे, अच्छे से जोर से हंस रही थी, खिलखिला कर हंस रही थी। तो यहाँ पर शेकिंग विद लाफ्टर का लफ्जी तर्जुमा होगा वो हंसी के साथ हिल रही थी, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वो खिलखिला कर हंस रही थी, यानी मुकम्मल मूड में थी वो। उसके बाद क्या हुआ? वंस एक बार, यानी उसी दरमियान, शी सॉ द बॉयज, कि उसने लड़कों को देखा। टर्न द होज ऑन हिम, किस हालत में देखा? कि वो लोग जो है, हुज का मतलब होता है पाइप, जो सिंचाई के लिए पाइप इस्तेमाल करते हैं ना, प्लास्टिक वाली, उसको हुज बोलते हैं, ऑन हिम, उन पर। सो वंस एक मरतबा या उसी दौरान, शी सॉ द बॉयज, उसने लड़कों को देखा। टर्न द हुज ऑन हिम, कि वो जो है पानी की पाइप को उन पर मोड़ रहे हैं। यानी आप गार्डन में हो तो आप देखते हैं ना, जिसे पिचकारी मारना बोलते हैं, पकड़ के आप पानी मारते हैं आदमी पर। आप खुद ऐसा किए होंगे अगर आप छोटे रहे होंगे कभी, या नहीं किए होंगे तो आप इसको फील करें कि वो फिर बच्चे क्या कर रहे थे कि उन पर जो है वो जो पाइप वहाँ पर मौजूद, जहाँ पर पाइप था, तो उसको यानी कि पानी वाला उसी के उसको उनकी तरफ मोड़ रहे थे, वो पानी मार रहे थे उन पर, ये माना है। एंड ही ट्राई टू कैच देम, और उन्होंने कोशिश की उनको पकड़ने के लिए, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन चूंकि बात चल रही है, कोई काम हो रहा था कंटिन्यू, तो इसलिए यहाँ पर उसको हम कंटिन्यू में उर्दू में आ जाएंगे तो करेंगे। एंड ही ट्राई टू कैच देम, और उन्होंने कोशिश की उनको पकड़ने के लिए, नहीं वो कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ने की, कर रहे थे, तर्जुमा कर देंगे। लाफिंग ऑल द टाइम, पूरे वक्त हंसते हुए, यानी पीछे पीछे, यानी पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे और हंस रहे थे। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ।
आगे हम इस पूरे इसी को लेंगे, कह रहे हैं कि देन इट वाज शी डिसाइडेड, देन तभी, इट वाज ये था, देन इट वाज का मतलब होगा लफ्जी तभी ये था यानी तभी, शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, उसने फैसला किया कि कुछ डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ, सॉर्ट का मतलब किस्म, यानी दूसरे किस्म के अब्बू भी होते हैं। देन इट वाज तभी, शी डिसाइडेड उसने फैसला किया या उसे समझ में आया आप कह सकते हैं, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स कि कुछ दूसरे तरह के अब्बी अब्बू होते थे, लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन अंग्रेजी की अपनी ताबीर इसको पास्ट में ही बयान करते हैं, लेकिन उर्दू में बोलेंगे कि कुछ दूसरे किस्म के भी अब्बू होते हैं। सडनली अचानक, वन डे एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ जो है बीमार हो गई, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और अम्मी, शी का मतलब अम्मी, एंड ग्रैंड मदर और दादी जान वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गई। ओके, तभी अचानक एक दिन वालिदा बीमार हो गई, और वालिदा, शी का मतलब हो यानी वालिदा, और नानी या दादी जान हॉस्पिटल गई। और क्या हुआ, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विद एलिस, तो लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट, छोटी बच्ची को छोड़ दिया गया था। ओके, ये लफ्ज़ तर्जुमा हो, लेकिन छोटी बच्ची रह गई थी, अलॉन अकेले, इन द हाउस घर में, किसके साथ, विद द एलिस, एलिस के साथ, द कुक, एलिस मतलब द कुक बावर्ची। ओके, तो यहाँ पर चूंकि फीमेल ऐसे बावर्चिन आप कह सकते हैं, बावर्चिन, ठीक है, यानी घर में जो खाना पकाने वाली लेडी थी, तो उसका नाम एलिस था, उसके साथ रह गई थी। डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो दिन के वक्त सब कुछ ठीक था। डेट वॉज वो था, ऑल राइट बढ़िया, इन द डे टाइम दिन के वक्त। ओके, सो डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम कि सुबह के वक्त या दिन में सब कुछ अच्छा था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, बट लेकिन वाइल जब एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, एलिस जो कि खादिमा थी या जो खाना पकाने वाली थी या बावर्चिन थी, जब वो जो है उसे सुला रही थी बेड पर, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, और सेकंड फॉर्म ग्रू। ओके, सो शी ग्रू अफ्रेड का मतलब वो डर गई, सडनली अचानक। तो दिन में सब ठीक था, बट जब वो उसे रात में एलिस सुला रही थी तो अचानक डर गई। क्या हुआ, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, व्हाट विल आई डू कि मैं क्या करूंगी, इफ अगर आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना ख्वाब, रात में जो ख्वाब देखते हैं डरावना उसको बोलते हैं। सो आई हैव अ नाइटमेयर कि अगर मुझे बुरे ख्वाब आए तो मैं क्या करूंगी। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आगे क्या हुआ, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, वो कह रही बच्ची कि अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर बेशतर, हैव नाइटमेयर्स मुझे बुरे ख्वाब आते हैं। लफ्जी तर्जुमा होगा आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स की जो है मैं रखती हूँ या मेरे पास बुरे ख्वाब हैं, यानी मुझे बुरे ख्वाब आते हैं अक्सर। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और फिर ग्रैनी का मतलब दादी जान यहाँ पर मुराद है, ग्रैनी मुझे जो है अपने बेड में ले जाती हैं, यानी कि मेरे साथ मामला ये है कि मुझे अक्सर जो है बुरे ख्वाब आते हैं, और जब मुझे बुरे ख्वाब आते हैं तो दादी जान जो है वो मुझे अपने बिस्तर पर लेके चली जाती हैं, यानी अपने साथ सुलाती हैं, ये माना है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। क्लियर, इट ऑल गेट्स विस्परी, ये पूरा का पूरा हो जाता, गेट का मतलब हासिल होना, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी रात में इंसान जब डरा हो तो उसे ऐसा लगता है कि कोई कानाफूसी कर रहा हो, तो वही चीज़ है यहाँ पर। इट ऑल गेट्स, ये मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेता है, विस्परी यानी फुसफुसा वाला, जहाँ पर सरगोशी हो रही होती है, कानाफूसी हो रही होती है। तो कानाफूसी अलग चीज़ है, सरगोशी भी अलग चीज़ है, बट यानी फुसफुस की जो आवाज़ आती है इंसान जब सोचता है तो ऐसा उसे लगता है। सो इट ऑल गेट्स का यहाँ पर तर्जुमा करेंगे ऐसा हो जाता है, इट ऑल गेट्स विस्परी, पूरा का पूरा मामला सरगोशी वाला हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि कोई बात कर रहा हो। यहाँ पर गेट का तर्जुमा हो जाने से करेंगे, पाने से नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो कह रही है। आगे क्या हुआ, आगे कह रहे हैं यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अरे बच्ची तुम जाके सो जाओ।
यू जस्ट गो टू स्लीप का अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो बोलेंगे कि यू जस्ट गो टू स्लीप, कि आप सिर्फ सोने जाती हैं चाइल्ड बच्ची। लेकिन ये एक ताबीर है अंग्रेजी में, ये असल में इम्परेटिव है माने के अतबार से। लफ्जी तौर पर तो ये एक सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो माना है वो ताकीद पैदा करने के लिए, जाके सो जाओ तुम, ये माना है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा कि ये बच्ची जाकर सो जा। ठीक है, किस हालत में? पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, यानी उसके जो है सॉक्स का मतलब मोज़ों को निकालते हुए। ठीक है, बच्ची को चूंकि सुला रही थी, बच्ची मोज़ा पहने हुए रही होगी तो यानी, और उस दौरान वो बात कर रही थी, सारी बातें कह रही थी, तो मोज़ों को निकालते हुए उसने कहा कि जाके सो जा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, एंड डोंट यू स्क्रीम, यू यहाँ पर घर से आया हुआ एज ए सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर डोंट स्क्रीम कि चिल्लाओ मत। यू यहाँ पर कभी कभी ले आते हैं, तुम चिल्लाओ मत, ऐसे भी हम बोल देते हैं ना उर्दू में, यहाँ पर वही है, तुम चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे व अब्बू को जगाना मत। ठीक है, पा का मतलब वालिद साहब। ओके, सो डोंट यू स्क्रीम कि तुम चिल्लाना मत, एंड वेक का मतलब होता जगाना। ओके, एंड वेक योर पुअर पा, और अपने जो बेचारे अब्बू को जगा दो। पुअर का मतलब गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है, बदहाल भी होता है। तो यहाँ पर बेचारे अब्बू यानी रहम के लिए हम बोल देते हैं, चूंकि वालिद साहब थके हुए रहते हैं तो उस हालत में हम बोल देते हैं बेचारे थके हुए हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, रहम का माना पाया गया। यहाँ पर गुर्बत की बात नहीं की जा रही कि तुम्हारे अब्बू गरीब हैं, ऐसा नहीं है। गरीब होते तो नौकरानी कहाँ से होती घर में। ओके, सो योर पुअर पा, अपने जो बेचारे अब्बू को मत जगाना। ओके गाइस, तो ये तर्जुमा हुआ इन लाइंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में अब आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे बात बढ़ रही, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना बुरा ख्वाब आया। बट लेकिन द सेम, वही पुराना, ओल्ड यानी वही पुराना, नाइटमेयर बुरा ख्वाब आया। द बूचर, कसाई, विद अ नाइफ, एक छुरी के साथ, एंड अ रोप, और एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियर, जो करीब से करीब तर आता गया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, डेड ड्रेडफुल स्माइल, वो खौफनाक स्माइल। स्माइलिंग, डेड ड्रेडफुल स्माइल, वो खौफनाक मुस्कुराहट को मुस्कुराते हुए, यह लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसको हम जब बोलेंगे उर्दू में तो बोलेंगे कि खौफनाक तरीके से मुस्कुराते हुए। ओके, तो ये जो बात है ये इसकी ख्वाब, उसके ख्वाब के बारे में बात कर रहे हैं। यानी उसने ख्वाब देखा, वो ख्वाब क्या था? यही ख्वाब था जो कंटिन्यू हमेशा बार बार देखती थी, और बच्ची हमेशा यही ख्वाब देखती थी। कसाई जो है छुरी के साथ है और उसके हाथ में रस्सी है, उसके पास आ रहा है और वो बहुत मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुस्कुराने का अंदाज काफ़ी भयानक है उसका। तो यहाँ पर वही चीज़ है। ओके, वाइल शी कुड नॉट मूव, इस दौरान वो हरकत नहीं कर सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो जो है यानी शी कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो महज जो है खामोशी के साथ खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, चीखते हुए, ग्रैंडमा, दादी दादी। ओके, तो उसके अंदर जो ख्वाब होता था वो यही ख्वाब है कि जो कसाई उसके पास आता था और उसके करीब आता था, उसके हाथ में छुरी होती थी और वो मुस्कुरा रहा होता था। लड़की कुछ नहीं कर पाती थी बल्कि सिर्फ खड़ी होकर दादी को पुकारती थी। ये उसका ख्वाब होता था। तो वही ख्वाब फिर से उसके पास आया। ठीक है, अब क्या हुआ? शी वॉक शिवरिंग, कि वो कांपते हुए उठ गई। वेक का मतलब उठना, तो शी वॉक शिवरिंग, वो कांपते हुए उठ गई। टू सी फादर, वालिद साहब को देखने के लिए। बिसाइड हर बेड, अपने बेड के बगल में। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथों में एक मोमबत्ती थी। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसको हम जब उर्दू में लाएंगे तो बोलेंगे शी वॉक शिवरिंग, कि वो जो है कांपते हुए उठी। टू सी, वो क्या देखती है, राइट? वो क्या देखती है? फादर बिसाइड हर बेड, कि वालिद साहब उसके बेड के बगल में है। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। उसके बाद क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या माजरा है।
क्या हुआ, क्या बात है? ओह, अ बutcher, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। अरे वही कसाई, छुरी। मैं दादी को ढूंढ रही हूँ, मैं दादी को चाहती हूँ, यानी मैं दादी को ढूंढ रही हूँ। क्यों? क्योंकि दादी उसे सुला लेती थी जब वो ख्वाब देखती थी, चिल्लाती थी। तो यहाँ पर वो वही कह रही है अपने वालिद साहब से, यानी वही ख्वाब के बारे में बता रही है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया, आसान जुमला है। बेन डाउन, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उन्होंने अपने बाहों में ले लिया, यानी अपनी बाजुओं में ले लिया, या अपने गोद में आप कर सकते हैं, बाहों में लेना भी आप कर सकते हैं, बाजुओं में ले लिया, उस लड़की को पकड़ लिया। कैरिंग हर, उसे लादते हुए, अलॉन्ग द पासेज, रास्ते भर में, टू बिग बेडरूम, बड़े बेडरूम में, यानी उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, झुके और बच्ची को अपनी बाजुओं में ले लिया और उसे लादते हुए पूरे रास्ते में, यानी पूरे रास्ते उसे लादे हुए थे। कहाँ गए? बड़े से बेडरूम में गए। ओके, ये माना हुआ। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि बेड पर एक न्यूज़पेपर था, लेकिन जब इसको आप कहेंगे कहानी के अंदाज में तो आप कह सकते हैं इजाफे के साथ कि जो है बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, आपने यानी उन्होंने, वालिद साहब ने पेपर को उधर कर दिया। देन, फिर केयरफुली टक्ड द चाइल्ड, केयरफुली का मतलब देखभाल के तौर पर, यानी अच्छे अंदाज में, ठीक है। टक्ड द चाइल्ड, बच्ची को थपथपाया। ओके। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके बगल में सो गए, लेट गए। ले डाउन का मतलब सोना, यानी लेट गए, लेट जाना। ले लेट, थर्ड फॉर्म सेकंड तीनों इस्तेमाल होता है। हाफ अस्लीप स्टिल, अब भी आधी सोई हुई। स्टिल विद द बुचर स्माइल, अब भी जो है कसाई की मुस्कुराहट। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, तमाम के तमाम उसे लगे। ये लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ मैं। ओके, यानी अभी, लेकिन इसकी जब इस उर्दू में लाएंगे तो बोलेंगे हाफ स्लीप स्टिल, अभी वो आधी ही सोई थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, तभी उसने जो है इस्माइल यानी कसाई की मुस्कुराहट को देखा। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और वो सारा कुछ उसने देखा जो कुछ उसने मुसलसल देखती आ रही थी। ओके, सो ऑल अबाउट हर, अपने बारे में तमाम, इट सीम्ड, वो लगा, यानी वही पुराना ख्वाब फिर से इसको आया। शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, रेंग कर जाना। तो शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, वो जो बच्ची थी वो रेंग कर उनके पास गई। स्नगल हर, उनसे चिमट गई। स्नगल का मतलब होता है चिमटना। ओके, या सटना भी आप कह सकते हैं, या आगोश में जाना, कि उनके गोद में चली गई, उनसे चिमट गई। ओके, सो स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, कि उस बच्ची वो रेंग कर उनके, यानी घिसट कर उनके पास गई। स्नगल्ड हर हेड, उसने जो है घुसाया अपने सर को, अंडर हिज आर्म, उनके जो है बगल में। और उसने क्या किया? हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, यानी शी, ये हो गया, यहां से जुड़ेगा, शी हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने जो है उनके शर्ट को मजबूती के साथ पकड़ लिया। ओके, तो ये सीन चल रहा था उसके साथ। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हम इस पूरे हिस्से को लेंगे। कह रहे हैं देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। देन, फिर, द डार्क डिड नॉट मैटर, कि जो है अंधेरा का कोई मैटर नहीं था। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि फिर अंधेरे ने कोई मैटर नहीं किया, यानी कि फिर अंधेरे का कोई मामला ही नहीं रहा। यानी जब वो चिमट गई, जब वो अपने अब्बू से सिमट गई और उनके जो है बगल में अपने सर को घुसा दिया, तो अब रात का जो उसके अंदर खौफ रहता था वो उसका कोई माने नहीं था। तो यहाँ कह सकते फिर अब जो है अंधेरे का कोई माना नहीं था। शी ले स्टिल, वो खामोशी के साथ सो गई। ओके, ले वो पड़ी रही खामोशी के साथ, सुकून के साथ, यानी आराम के साथ वो पड़ी रही। हियर, सुनो, हियर का मतलब यहाँ होगा, लेकिन अंग्रेजी की ताबीर इस तरह बोलते हैं हियर यू गो, ये देखो ये रहा।
तो यहाँ पर हियर सुनो, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स। रब का मतलब होता है रगड़ना, अपने पैरों को मेरे, लेग का मतलब होता है, फीट का मतलब वो पाँव होता है, ठीक है, और लेग का मतलब पैर, ठीक है, पूरा पैर यानी जांग से लेकर के आखिर तक उसको लेग बोलते हैं। फीट जो ये हिस्सा होता है इसको फीट बोलते हैं, पैर। तो बोल रहे हैं कि फीट अगेंस्ट माई लेग्स, कि अपने कदमों को आप यहाँ कर दीजिए, अपने कदमों को मेरे जो है टांगों भी आप कह सकते हैं, या मेरे पैर, टांग भी कह सकते हैं, पैर भी कह सकते हैं, मेरी टांगों के खिलाफ रगड़ो या मेरे पैरों के खिलाफ रगड़ो। लेकिन क्या मतलब खिलाफ, यहाँ पर खिलाफ का तर्जुमा नहीं करेंगे कि से करेंगे, ओके, कि अपने पैरों को, अपने कदमों को मेरी टांगों से रगड़ो या टांगों के साथ रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म करो। गेट का मतलब हासिल करना, देम का मतलब उन्हें, वार्म का मतलब गर्म, यानी और उन्हें गर्म करो। सेट फादर, वाली साहब ने कहा, यानी जब चिमट गई तो फिर उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करो। टायर्ड आउट, थके हुए, बच्ची कह रही है अब, टायर्ड आउट, थके हुए, ही स्लेप्ट, वो सो गए, बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची से पहले। तो टायर्ड आउट का मतलब होगा थका हुआ, यानी थके हुए थे वो। शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, आप जो है या वो या वाली साहब बच्ची से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मज़ाहिया एहसास उस पर आया। फनी फीलिंग कम ओवर हर, यानी एक मज़ाहिया ख्याल या एहसास उसके अंदर आया। तो यहाँ पर फनी फीलिंग का मतलब मज़ाहिया यानी अच्छा सा एहसास आप कर सकते हैं, उसको मज़ा आया अपने वाले साहब के साथ, यानी अच्छा फील हुआ, ये माना है। तो मज़ाहिया फ़नी का मतलब वो हंसने वाला भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसके वो अगर हम देखें तो अच्छा तर्जुमा होगा कि उससे उसके अंदर अच्छा सा एहसास पैदा हुआ। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, इसके बजाय आप कहें कि एक मज़ाहिया अंदाज उसके ऊपर आया, यानी उसके अंदर एक अच्छा सा एहसास पैदा हुआ। पुअर फादर, बेचारे अब्बू, अब वो एहसास वो सोच रही है। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बिल्कुल भी, आफ्टर ऑल का मतलब कुल मिला करके बिल्कुल भी, नॉट सो बिग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, यानी अब्बू भी आम इंसान है। एंड, और ये कि विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनका कोई देखने वाला नहीं है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है मेरे बेचारे अब्बू का। तो एक एहसास उसके अंदर पैदा हुआ, यानी बच्ची सोचने लगी यार मेरे अब्बू बेचारे, है ना, ये माना यहाँ पर। सो पुअर फादर, बेचारे अब्बू, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बिल्कुल भी बहुत बड़े नहीं हैं। एंड, और ये कि विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, इतने थके हुए हैं, कोई पैर दबा देता है बेचारे वाली साहब, ये माना है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, आप जो है या वाली साहब जो है, ये जो है दादी जान के बिलमुकाबिल कहीं ज़्यादा सख्त थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो सख्ती सी अच्छी थी। बट लेकिन इट वॉज, ये थी, अ नाइस हार्डनेस, एक अच्छी सख्ती, यानी लेकिन आपके अंदर जो सख्ती थी अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और रोज आना ही हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता था। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, बट आप इसको प्रेजेंट में कह सकते हैं कि रोजाना इन्हें काम करना पड़ता है। यहाँ पर हैड टू आया हुआ, हैड टू, जब कोई काम करना पड़ता है या माना अदा करने के लिए हैज टू, हैव टू, विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर वही है। एंड ही हैड टू वर्क, और उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो इतने थके होते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते हैं। एवरी डे ही हैड टू वर्क, आप इसको कहेंगे कि रोज़ाना इन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और बहुत ज़्यादा थके हुए थे के बजाय आप कहेंगे और इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि टू टायर्ड टू डू समथिंग, ये ताबीर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा टू टायर टू समथिंग का मतलब कि इतना थक जाना, कोई काम ना कर पाना। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि वो इतने थके हुए थे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड होने के लिए, यानी वो इतने थके हुए थे कि जिस तरह से मिस्टर मैकडोनाल्ड आपने इससे पहले अभी पढ़ा कि बच्चों के साथ खेल लेते हो पड़ोस में रहने वाले, ठीक है, तो वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते, यानी दिन भर इन्हें काम करना रहता है और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते, यानी इतने थके होते हैं कि उनके पास अब एनर्जी नहीं रहती कि वो मुझे भी उतना प्यार करें जितना कि मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों से करते हैं, उनके साथ जाते हैं, खेलते हैं, सारी चीज़ें। ये वो सोच रही थी।
ओके, शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। अब वो आगे ये भी सोच रही थी, शी हैड टॉर्न अप कि उसने फाड़ दिया था, ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग उनकी तमाम खूबसूरत तहरीर को। शी स्टर्ड सडनली, अचानक वो हिली, एंड साइड और उसने राहत की सांस ली। स्टर का मतलब होता है हिलना, ओके, तो अचानक वो हिली और उसने सांस लिया, इस टाइप के मतलब सांस लेना, राहत की सांस उसने ली। आगे क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या हुआ, आस्क्ड हर फादर, उसके वालिद ने पूछा। अनदर ड्रीम, कोई और ख्वाब, यानी कोई और ख्वाब देख लिया क्या, या फिर से ख्वाब देख लिया क्या, ये माना है। अनदर ड्रीम, कोई और ख्वाब देख लिया क्या, या फिर से ख्वाब देख लिया क्या, ओके। कह रहे ओह सेड द लिटिल गर्ल माई हर्ट्स ऑन योर हार्ट, ओह अरे नहीं, ओह अरे, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा, ये भी कहा और आगे भी कहा, ठीक है। ओह अरे, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, माई हेड इज, असल में ये माई हेड इज ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो सर है वो आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ इसे जाते हुए। आई कैन हियर, मैं सुन सकती हूँ, इट, इसे, गोइंग, जाते हुए। आई कैन हियर इट गोइंग, यानी मैं इसे जो है धड़कते हुए सुन सकती हूँ, ये धड़क रहा है आपका दिल। What a big heart you have got, father dear, या dear father. So what a big heart you have got का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि what a big heart, क्या बड़ा ही दिल, you have got, आपको मिला है, क्या बड़ा ही दिल आपको मिला है, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसको हम बोलेंगे कि आपका दिल कितना बड़ा है, या अल्लाह ने आपको कितना बड़ा दिल दिया है, ये आपको उर्दू में ले आएंगे कि आपका दिल कितना बड़ा है, अल्लाह ने आपको कितना बड़ा दिल दिया है। फादर डियर यानी डियर फादर, प्यारे अब्बू, ओके। तो यहाँ पर ये सबक ख़त्म हुआ आपका, और ये जो सबक इनको लिखा है किसने, कैथरीन मैन्सफील्ड ने, ओके। तो इस कहानी से या इस लेसन से क्या सबक मिला कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बचपन में सारे अब्बू एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो हमेशा अपने बच्चों से चिमटे ही रहते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो नॉर्मल यानी सब कुछ देखते हैं, अपना सब कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि बच्चों को वक्त दे सकें। तो बहुत सारे हर तरह के अब्बू होते हैं। तो यहाँ पर इसके वालिद ऐसे थे कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, और बच्ची को लगता था उसके वालिद साहब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अलग ख्यालात थे उसके वालिद साहब को लेकर के। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ उसको पता चला कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है, मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मेहनती है, टाइम नहीं मिल पाता है कि मुझे वक्त दे, मुझे प्यार करें, मुझे मेरे साथ खेलें, मेरे साथ हंसें, तो इसलिए शायद ऐसे हैं, वरना ये बहुत ही अच्छे हैं। और इसी के साथ इस बच्ची का जो कॉन्सेप्ट था वालिद को लेकर के वो ख़त्म हुआ और पॉजिटिव यानी मुस्बत हो गया। और यहीं पर ये आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये सबक आया होगा। ओके गाइस, अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।